सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में जो हमारी सीरीज़ थी जिसे मैंने कल स्टार्ट किया था उसे हम कंटिन्यू करेंगे और ये वीडियो होने वाली है उस सीरीज़ का पार्ट 2। तो अगर आपने जो पहला पार्ट है वो नहीं सुना है तो आप सबसे पहले उसे जाकर सुन लें, तभी आपको कहानी जो है वो समझ आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपने हेडफोन्स लगा लिए होंगे और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक एम 100 लाइक्स का रखते हैं। मुझे पता है आप सभी लाइक एम जो है वो कंप्लीट कर देंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। तो चलिए, कहानी अब शुरू हो रही है। अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए। कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट थे सारे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। सब इंतज़ार कर रहे थे उस दिन का जब वो एडवेंचर एक्सपीरियंस करने के लिए एक ख़तरनाक जंगल में जाएंगे। और काफ़ी दिनों बाद वो दिन आ ही गया। सारे स्टूडेंट्स उस दिन काफ़ी एक्साइटेड होकर कॉलेज आए थे। सब ट्रिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। सब यही सोच रहे थे कि आखिर वहाँ पर क्या क्या होने वाला है। तभी वहाँ पर एक सीनियर प्रोफेसर आए और उन्होंने कहा, आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी एक जंगल में एडवेंचर एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि वो जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हो सकता है कई लोग उस जंगल को देख के ही डर जाएं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है तब वो इस ट्रिप पर ना जाए, वरना अगर उधर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। और फिर आशीष और विवेक दोनों सब कुछ सुन रहे थे और विवेक ने कहा, तो क्या सोचता है, हमें चलना चाहिए कि नहीं? और फिर आशीष ने कहा, हमें क्यों नहीं चलना चाहिए, थोड़ा रेस्ट ज़रूरी है। चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। हम तो वैसे भी जवान हैं, जिम कर कर के बॉडी किस लिए बनाई है। विवेक ये बात सुनकर हंसने लगा और फिर विवेक ने कहा, अबे हो सकता है कोई शेर वगैरह आ जाए, तब हम क्या करेंगे? और फिर आशीष ने कहा, तू है तो मेरे साथ, तू सबसे पहले आगे आकर खड़ा हो जाइयो, तो सबसे पहले वो तुझे मारेगा और उसके बाद नहीं, उतनी देर में तो मैं भाग जाऊंगा। आशीष और विवेक दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। तभी वहाँ पर जो सीनियर प्रोफेसर खड़े थे उन्होंने आशीष को देखते हुए कहा, आशीष तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं यहाँ पर इतनी ज़रूरी बात बता रहा हूँ और तुम्हें वहाँ पर मस्ती सूझ रही है। जिसके जवाब में आशीष ने कहा, सॉरी सर, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और फिर उस प्रोफेसर ने कहा, तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट्स आ गए होंगे, तो एक बार अटेंडेंस ले ली जाएगी और उसके बाद हम सब चलेंगे। वहाँ पर अटेंडेंस लेने लगे ताकि पता चल सके कौन कौन से स्टूडेंट्स आए हैं। और आखिर में जैसे ही स्नेहा का नाम बोला गया तब स्नेहा ने अपनी अटेंडेंस लगवाई। तभी विवेक ने देखा कि उसका जो बॉयफ्रेंड था स्नेहा का, वो उसी के साथ था। और फिर विवेक ने आशीष से कहा, यार ये स्नेहा का समझ नहीं आता ना, हाँ, इसका बॉयफ्रेंड कितना क्रूल है, फिर भी उसी के साथ लगी रहती है। और फिर आशीष ने कहा, कौन सा बॉयफ्रेंड? जिसके जवाब में विवेक ने हैरान होते हुए कहा, हैं, क्या हुआ, भूल गया क्या भाई, सर पे चोट वोट लगी है? अरे स्नेहा का बॉयफ्रेंड, और किसका बॉयफ्रेंड? और फिर आशीष ने कहा, कौन स्नेहा, कौन, क्या मतलब, क्या कह रहा है भाई तू? और फिर विवेक ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, अब तो तू बिजनेसमैन हो गया है, पहले की तरह देवदास थोड़ी। आई एम प्राउड ऑफ यू। विवेक ने स्नेहा और उसके बॉयफ्रेंड को देखा, दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे और विवेक को पता चल गया कि शायद उन दोनों का पैचअप हो गया है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी बस आई और सारे स्टूडेंट्स उसमें बैठने लगे।
विवेक और आशीष दोनों एक विंडो सीट पर जाकर बैठ गए। जब सारे स्टूडेंट्स वहाँ बस के अंदर बैठ गए तब वहाँ का जो सीनियर प्रोफेसर था वो वहाँ पर आया और उसने कहा, तो सारे स्टूडेंट्स बैठ गए? हाँ, तो अब बस चलने वाली है, तो कोई भी मजाक मस्ती नहीं करेगा और ये जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। यहाँ पर आपको एक ट्रू एडवेंचर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। उस जंगल में कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, इसलिए अपने कदम जो है वो फूंक फूंक कर रखना, क्योंकि वहाँ पर एक गलत कदम काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है। अभी भी मौका है, अगर किसी को डर लग रहा है तो वो यहाँ से जा सकता है। कोई है? और जब ये प्रोफेसर ने बात बोली तब किसी ने अपना हाथ खड़ा नहीं किया और फिर बस स्टार्ट हो गई और वहाँ से बस ने चलना स्टार्ट कर दिया। उस बस ने कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को एक घने से जंगल के बाहर उतार दिया और फिर वहाँ के जो सीनियर प्रोफेसर थे उन्होंने कहा, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम अभी जिस जंगल के बाहर खड़े हैं, हमें इसी जंगल के अंदर जाना है और इसके अंदर ही हमें एडवेंचर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो क्या आप सभी रेडी हैं? और फिर सारे स्टूडेंट्स ने हाँ कहा और उसके बाद वहाँ पर एक आदमी आया। वो आदमी दिखने में काफ़ी ज़्यादा फिट था और काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा भी। और फिर उस सीनियर प्रोफेसर ने कहा, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी इन्हें देख पा रहे हैं, ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है जो कि यहाँ पर सरवाइव कैसे करना है हमें बताएंगे और साथ ही साथ हमारी मदद भी करेंगे। वो जो ऑफिसर था वो सारे स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा और जैसे ही सारे स्टूडेंट्स जंगल के अंदर घुसे तब उन्होंने जंगल के अंदर का नज़ारा देखा। तब सबकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि उस जंगल के अंदर सूरज की रोशनी भी काफ़ी मुश्किल से पहुंच रही थी और आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तभी कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी यहाँ का माहौल देख सकते हैं, यहाँ पर कमज़ोर दिल वालों के लिए कोई जगह नहीं है। अभी भी मौका है, क्या कोई जाना चाहता है? तभी वहाँ पर 5 स्टूडेंट्स ने हाथ खड़ा कर दिया और फिर कॉलेज के उस सीनियर प्रोफेसर ने कहा, ठीक है, तुम बस में जाकर बैठ जाओ और जब तक हम बाहर ना आ जाए तब तक तुम अंदर ही रहना। वो सारे स्टूडेंट्स बस में जाकर बैठ गए। आशीष ने विवेक से पूछा, क्या बोलते हो भाई, हम भी चलें? और फिर विवेक ने कहा, मुझे तो नहीं जाना, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी में पहली बार ऐसी जगह पर आया हूँ, क्या क्या नया देखने को मिलेगा। और फिर आशीष ने कहा, सही कह रहे हो भाई, बड़ा मज़ा आएगा। सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जंगल के अंदर जाने लगे। वो नई नई चीज़ों को देख रहे थे, साथ ही साथ वो ऑफिसर उन्हें चीज़ों के बारे में बता रहा था। यहाँ पर अगर किसी को भी जंगली जानवर की आवाज़ सुनाई दी तो वो सबसे पहले मुझे बताए। ये जो जंगल है, यहाँ पर काफ़ी खतरनाक जानवर है जिनसे आपका सामना हो सकता है, इसलिए मैं आप सभी को हथियार दे रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको इन्हें चलाना सीखना पड़ेगा। उस ऑफिसर्स ने कुछ हथियार निकाले और सारे स्टूडेंट्स को सिखाने लगा कि आखिर उन हथियारों का इस्तेमाल करते कैसे हैं। और फिर उसने कई सारे हथियार उन सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को दे दिया। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया और फिर उस ऑफिसर ने एक जगह पर सारे स्टूडेंट्स को रोक दिया और कहा, तो ये जगह है, यहाँ पर हमें अपने टेंट लगाने हैं और उसी टेंट में हम रात गुजारेंगे। उस ऑफिसर ने वहाँ पर कई सारे टेंट मंगाए और सारे स्टूडेंट्स से कहा, तो ये सारे टेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग। तो सबसे पहले आपका मकसद होना चाहिए कि टेंट लगाते कैसे हैं, आपको पहले सीखना पड़ेगा और मैं आपको सिखाता हूँ कि आखिर टेंट लगाते कैसे हैं। और फिर उस ऑफिसर ने टेंट को लगा कर दिखाया और सारे स्टूडेंट्स भी देख देख के सीखने लगे और फिर सब ने अपने अपना टेंट लगा लिया। विवेक और आशीष भी टेंट लगा रहे थे और उन्होंने भी आखिरकार काफ़ी मेहनत के बाद टेंट लगा लिया।
रात हो चुकी थी। हर कोई अपने अपने टेंट में आराम कर रहा था। विवेक भी अपने टेंट में था, लेकिन उसका टाइम पास नहीं हो रहा था। इसलिए उसने सोचा चलो आशीष के पास चलते हैं। वो अपने टेंट से बाहर निकला और उसके बाद वो आशीष के टेंट में गया। उसने देखा कि आशीष सो रहा था और फिर उसने कहा, अरे आशीष यार, तू तो बड़ी जल्दी सो गया, खाना भी अभी खाया नहीं है, बिना खाए कैसे सो गया तू? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? और फिर आशीष उठा और उसने कहा, हाँ यार ठीक हूँ यार, बस थोड़ी नींद आ गई थी, हाँ काफ़ी ज़्यादा चल दी है आज। और फिर विवेक ने कहा, हाँ यार कह तो तू सही रहा है। विवेक और आशीष दोनों आपस में बात करने लगे। तभी आशीष ने कहा, अरे यार विवेक, मैं अभी आता हूँ, मुझे हल्का होना है। ये कहकर आशीष अपने टेंट से बाहर निकला और एक झाड़ी के पास हल्का होने के लिए चला गया। वो हल्का होकर वापस जा ही रहा था, तभी उसने देखा स्नेहा का बॉयफ्रेंड छुपते हुए कहीं जा रहा था। आशीष को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी। उसे लगा कि शायद उसे देखना चाहिए कि आखिर ये स्नेहा का बॉयफ्रेंड इतनी रात को छुपते हुए कहाँ जा रहा है। और फिर जब आशीष स्नेहा के बॉयफ्रेंड का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे गया, तब उसने देखा कि स्नेहा का बॉयफ्रेंड एक पेड़ के नीचे ड्रिंक कर रहा था। और जब आशीष ने उसे ड्रिंक करते हुए देखा, तब उसने हंसते हुए कहा, बेवड़ा कहीं का। और ये कहकर वो अपने टेंट में वापस चला गया और उसने विवेक को ये बात बताई। और जैसे ही विवेक ने ये बात सुनी, तब विवेक और आशीष दोनों हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर बॉनफायर किया गया और सारे स्टूडेंट्स उस बॉनफायर के चारों ओर बैठ गए। हर कोई काफ़ी ज़्यादा खुश था। तभी वहाँ के कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा, हाँ तो स्टूडेंट्स बताइए, आपको ये एडवेंचर एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? तभी सारे स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, सर बहुत अच्छा लग रहा है, ये जगह तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये जंगल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और रात के वक्त ये जंगल और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आसमान में कितने तारे चमक रहे हैं, आसमान कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हर कोई वहाँ की तारीफ़ कर रहा था। तभी एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने कहा, सर ये जगह इतनी ज़्यादा अच्छी है, आसमान में तारे चमक रहे हैं, हर कोई यहाँ पर है, क्यों ना हम डरावनी कहानियाँ सुने? किसी न किसी के पास तो डरावनी कहानी होगी ही सुनाने के लिए। और फिर वो जो रिटायर्ड ऑफिसर था उसने कहा, अरे बेटा, मैं ही तुम्हें डरावनी कहानी सुनाता हूँ, और बनावटी नहीं, बिल्कुल हकीकत की कहानी सुनाता हूँ। बात उस वक्त की है जब मैं अपने एक साथी के साथ मिशन पर था और उस मिशन के दौरान हमें एक काफ़ी ख़तरनाक जंगल में सरवाइव करते हुए निकलना था। वो जो जंगल था वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। वहाँ रहने के लिए हमें सांपों को मारकर खाना पड़ता था और कई कई दिनों तक हमें बिना रुके चलना पड़ता था। लेकिन तुम्हें पता है, उस जंगल में मेरा और मेरे साथी का सामना आदमखोर से हो गया था और वो आदमखोर इतना ज़्यादा डरावना और भयानक था जिसे देखकर ही कोई कमज़ोर दिल वाला दिल का दौरा पड़ने से मर जाए। और जब सारे स्टूडेंट्स ने ये बात सुनी, तब सब हैरान रह गए और स्टूडेंट्स ने पूछा, क्या सर ये सब हकीकत है? क्या सच में आपको जंगल में कोई ऐसा आदमखोर मिला था? और फिर उस ऑफिसर ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ कह रहा हूँ? और ये कहते ही उस ऑफिसर ने अपनी शर्ट को उतार दिया। और जैसे ही उसने अपनी शर्ट को उतारा तो सारे स्टूडेंट्स हैरान रह गए, क्योंकि उसकी पीठ पर काफ़ी गहरे जख्म का निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी पीठ पर पंजा मारा हो, और वो पंजा काफ़ी ज़्यादा भयानक था। उस ऑफिसर की पीठ पर एक काफ़ी बड़े पंजे का निशान था। ये देख रहे हो मेरी पीठ पर, ये मैंने पेंसिल से नहीं बनाया है, ये निशान मुझे उस आदमखोर से लड़ते हुए आए हैं। और फिर एक स्टूडेंट ने कहा, सर बताइए ना, आखिर वो दिखता कैसे था? जिसके जवाब में उस ऑफिसर ने कहा, वो बहुत ही ज़्यादा डरावना और भयानक था। वो दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा पतला था, लेकिन वो इतना ज़्यादा खूंखार था कि उसके सामने
कोई भी आम इंसान नहीं टिक सकता था। मेरी जान भी काफ़ी मुश्किल से बची थी। असल में हमें उस जंगल में एक पुराना घर नज़र आया और मेरे साथी ने मुझसे कहा कि हमें वहाँ चलना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए कि आखिर है कौन। हमें शक था कहीं उस घर में कोई आतंकवादी ना रह रहा हो, इसलिए मैं और मेरा साथी उस घर की तरफ बढ़ने लगे। मैं और मेरा साथी जब उस घर के पास पहुँचे तब हमने घर के चारों तरफ देखा। तब हमें लगा कि शायद घर में कोई नहीं है, इसलिए हमने सबसे पहले हवा में फायर किया और कहा, अगर कोई भी अंदर है तब अपने हाथ ऊपर करके और अपने सारे कपड़े उतार कर बाहर आ जाए, वरना हम दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस रहे हैं। 2 मिनट इंतज़ार करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया और उसके बाद मैंने और मेरे साथी ने मिलकर वो दरवाज़ा तोड़ दिया और हम घर के अंदर घुस गए। घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने सालों से सड़ा हुआ मांस उस घर के अंदर सड़ रहा हो। मेरा जो साथी था वो तो वहाँ पर उल्टियाँ करने लगा, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल में किया और जब हमने घर की जांच पड़ताल करी तब हमने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बिस्तरे पर लेटा हुआ था और खांस रहा था। उस बूढ़े आदमी ने हमें घर से चले जाने के लिए कहा, लेकिन हमें उससे पूछताछ करनी थी कि आखिर इस घने जंगल में वो घर बनाकर क्यों रह रहा है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद मैं और मेरा साथी काफ़ी ज़्यादा डर गए। वो जो बूढ़ा आदमी था वो खांसने लगा और खांसते खांसते उसके मुंह से खून निकलने लगा। धीरे धीरे वो काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब तरीके से चिल्लाने लगा। उसका जो चीखना चिल्लाना था वो अचानक से एक जानवर के चीखने चिल्लाने में बदल गया और ऐसा चीखना चिल्लाना हमने कभी नहीं सुना था। वो आवाज़, वो चीखने की आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे किसी रहस्यमयी जानवर की हो। और चिल्लाते चिल्लाते वो जो बूढ़ा आदमी था वो अचानक से बिस्तर से खड़ा हो गया। हमने जो अपनी गन थी वो उसकी तरफ पॉइंट कर दी और फिर उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए हमारी तरफ देखा। मुझे और मेरे साथी को लगा कि शायद ये बूढ़ा आदमी कोई साइको है। हमने उसे चेतावनी दी, अगर तुम हमारी तरफ बढ़े तब हम सारी की सारी गोलियां तुम्हारे अंदर उतार देंगे। लेकिन वो बूढ़ा आदमी अजीब तरह से हंसते हुए हमारे पास आने लगा और जब वो हमारे ज़्यादा पास आ गया तब हम दोनों ने उस बूढ़े आदमी के शरीर में कई सारी गोलियां उतार दी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा वो और भी हंसने लगा और फिर उसने अपना असली रूप दिखाया और वो और कोई नहीं बल्कि एक वेंडिगो था। उसका शरीर देखते ही देखते पतला हो गया और उसके जो दांत थे वो काफ़ी ज़्यादा भयानक तरीके से नोखीले हो गए और उसने हमारी तरफ देखते हुए कहा, खाना 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 खाना। और ये कहकर वो आदमखोर वेंडिगो हमारी ओर बढ़ने लगा। मेरा जो साथी था वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो उस घर से निकलकर भागने लगा। मैं भी उस घर से जैसे तैसे बाहर निकला। मुझे और मेरे साथी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। मेरे साथी के पास कुछ ग्रेनेड थे और मेरे साथी ने फिर उस घर के ऊपर जितने भी ग्रेनेड थे सबके सब फेंक दिए और धीरे धीरे वो सारे ग्रेनेड फट गए। ग्रेनेड फटने की वजह से उस घर में आग लग गई और उस आग में से उस वेंडिगो के जलने की आवाज़ आ रही थी और वो काफ़ी भयानक तरीके से चीख रहा था। तभी उस आग की लपटों में से वही बूढ़ा आदमी निकल कर आया और उसने दर्द से कर्राते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मेरा शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन वो आदमखोर वेंडिगो की आत्मा किसी दूसरे शरीर पर कब्जा कर लेगी। वो तुम पर कब्जा करे, इससे पहले निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी मर गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर वो बूढ़ा आदमी कह क्या रहा था,
तभी मैंने अपने साथी की ओर देखा। तब वो काफ़ी अजीब तरह से मुझे देख रहा था और मैंने अपने साथी से पूछा कि आखिर बात क्या है, लेकिन उसने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने साथी से 3-4 बार पूछा, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप मुझे घूरता रहा। और तभी वो अजीब तरह से मुस्कुराया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, खाना खाना खाना। मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर जैसे तैसे भागा और फिर मेरा जो साथी था वो धीरे धीरे पागल होने लगा और चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते उसके मुंह से खून बहने लगा, लेकिन वो चीखना बंद नहीं कर रहा था। और तभी वो देखते देखते एक आदमखोर वेंडिगो में बदल गया और मैं समझ गया कि वो बूढ़ा आदमी क्या कहना चाहता था। वो जो वेंडिगो की स्पिरिट थी वो किसी भी बॉडी पर कब्जा कर सकती थी और वो किसी भी बॉडी पर अगर कब्जा कर ले तब वो इंसान आदमखोर वेंडिगो बन जाता है। और वही मेरे साथी के साथ हुआ। मैं पूरी रात उस जंगल में इधर से उधर भागता रहा और उस वेंडिगो से बचता रहा, लेकिन उस वेंडिगो ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में मैंने एक नदी में छलांग लगा दी और तैरता हुआ काफ़ी दूर तक गया और एक किनारा जब मुझे मिला तब जाकर मेरी जान बच पाई। सारे स्टूडेंट्स ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। सबको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। सबके माथे पर पसीने की बूंद आ गई थी। तभी सीनियर प्रोफेसर ने पूछा, तो सर आपके इस साथी का क्या हुआ? मेरा मतलब है कुछ पता चला कि आखिर वो ठीक है या नहीं? और फिर उस ऑफिसर ने कहा, कहते हैं कि आज भी वो जंगलों में घूमता है और इंसानों का शिकार करता है। ये बात जब उस ऑफिसर ने कही तब वो जो कॉलेज के स्टूडेंट थे वो फिर से डरने लगे। तभी एक स्टूडेंट ने खड़े होकर पूछा, सर वो आपका जो साथी है वो यहाँ तो नहीं आ जाएगा ना? और फिर उस ऑफिसर ने कहा, हो सकता है, पता नहीं है। सारे स्टूडेंट और भी ज़्यादा डर गए और फिर प्रोफेसर ने कहा, अरे किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब अपना अपना खाना खा लो और अपने अपने टेंट में चले जाओ। कल सुबह हम आगे के लिए निकलेंगे। सारे स्टूडेंट्स अपने अपने टेंट में चले गए खाना खाकर और विवेक और आशीष भी साथ में खाना खा रहे थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी विवेक ने कहा, वो आशीष, तूने उस ऑफिसर की कहानी सुनी? वो कहानी कितनी ज़्यादा डरावनी थी। सोच, अगर हम उन ऑफिसर्स के साथ होते तो हमारी क्या हालत होती। मतलब एक अंधेरे वीरान जंगल में एक बूढ़ा आदमी हमें मिलता और वो देखते ही देखते एक आदमखोर में बदल जाता और हमारे पीछे पड़ जाता। कितना डरावना है ये सब। और फिर आशीष ने कहा, हाँ यार, कहानी तो डरावनी थी, डार्क लेजेंड की जो थी। और फिर विवेक ने कहा, कहीं कोई आदमखोर यहाँ आ गया तो? जिसके जवाब में आशीष ने कहा, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब सिर्फ किस्से कहानियों में अच्छा लगता है, हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं होता। चल, मैंने तो खाना खा लिया है, अब टेंट में चलते हैं। वैसे ही चल चल के काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, अब सोने का मन कर रहा है। तभी आशीष और विवेक ने देखा कि वो जो स्नेहा का बॉयफ्रेंड था उसने ड्रिंक करी हुई थी और वो स्नेहा के टेंट में जा रहा था। और फिर आशीष ने कहा, ये इतनी रात को स्नेहा के टेंट में क्यों जा रहा है? और फिर विवेक ने कहा, अरे उसका बॉयफ्रेंड है, साथ में सोएंगे वो दोनों, और क्या, आजकल तो नॉर्मल है। थोड़ी देर बाद स्नेहा भी अपने टेंट में चली गई। अब उसका बॉयफ्रेंड और वो दोनों टेंट में अकेले थे। आशीष सब कुछ इग्नोर कर सकता था, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। वो दोनों साथ में सो रहे थे और ये बात आशीष को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसका जो मूड था वो सारा खराब हो गया। वो गुस्से में अपने टेंट में चला गया। विवेक ने जब आशीष को गुस्से में देखा तब उसे समझ आ गया कि आखिर आशीष को बुरा लग ही गया। विवेक ने आशीष से कहा, अरे यार,
तू फिर से उसी स्नेहा के बारे में सोचने लगा। अरे उसको सोने दे यार, अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो रही है तो सोने दे, अपने बाप को क्या जाता है। हाँ चिल कर यार, बस चिल कर। और फिर विवेक ने कहा, अरे यार चल ठीक है आशीष, एक काम करते हैं, मैं स्नेहा बन जाता हूँ और तू आशीष का आशीष रहे। बोलो आशीष, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? और फिर आशीष ने विवेक की शक्ल देखी और घूरते हुए कहा, तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। छी, कितना वाहियात गंदा लग रहा है, घिन आ रही तरह से। और फिर विवेक ने कहा, अरे यार एक तो मैं तेरे लिए लड़की बन रहा हूं और तू ऐसे कह रहा है। जिसके जवाब में आशीष ने कहा, भाई कितना गंदा लग रहा है ये, छी, वापस। ठीक है मूड ठीक कर रहा हूं अपना, ठीक है, नहीं सोचता स्नेहा के बारे में, तू यार नॉर्मल हो जा। और फिर विवेक हंसने लगा और उसने कहा, देखा मेरा तरीका, तेरे को कर दिया ना नॉर्मल। वो दोनों फिर से इधर उधर की बातें करने लगे और बातें करते करते कब रात के 2 बज गए उन्हें खुद भी पता नहीं चला। तभी वो जो कॉलेज का सीनियर प्रोफेसर था उसने सारे स्टूडेंट्स को बाहर बुलाया और आशीष और विवेक भी बाहर चले गए। उन्होंने देखा कि स्नेहा वहाँ पर रो रही थी और सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर खड़े थे। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा, तो स्टूडेंट्स, हमारा एक स्टूडेंट साहिल गायब है। स्नेहा बता रही है कि वो रात के 11 बजे बाहर हल्का होने के लिए गया था, लेकिन वो उसके बाद से वापस नहीं आया। क्या आप में से किसी ने उसे देखा है? फिर सबने नाम में सर हिलाया और फिर आशीष ने कहा, अरे सर, होगा यहीं कहीं पी रहा होगा, बेवड़ा है वो, 1 नंबर का, मैंने देखा उसे। तकरीबन रात के 9 बजे जब हम खाना खाने वाले ही थे तब मैंने देखा था, छुप छुप के जा रहा था एक अंधेरे से जंगल की साइड में बैठकर, ताकि कोई उसे देख ना पाए, वहीं पर बेवड़ों की तरह पी रहा था। वो रिटायर्ड ऑफिसर और प्रोफेसर आशीष और विवेक सब के सब वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर छानबीन की, लेकिन साहिल नहीं मिला। उसे सब मिलकर ढूंढ रहे थे, लेकिन साहिल का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। सब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विवेक और आशीष दोनों बेफिक्रे खड़े थे और आशीष ने कहा, मेरे ख्याल से तो उसको वो आदमखोर ले गया। और विवेक ने कहा, नहीं यार, उसको आदमखोर भी क्यों लेकर जाएगा, उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा मुंह का। और दोनों इस बात पर हंसने लगे। तकरीबन रात के 3 बजे साहिल काफी गुमसुम एक अंधेरी दिशा से चलते हुए आया। जब सबने उसे देखा, सब पूछने लगे। सबसे पहले प्रोफेसर ने पूछा, साहिल, ये क्या बदतमीजी है, इतनी रात को तुम कहाँ गए थे, तुम्हें पता भी है? सब कितनी टेंशन में आ गए थे। साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर उस ऑफिसर ने कहा, बेटा तुम्हें पता भी है इस जंगल में कितना खतरा है? हाँ, हो सकता था तुम्हें कुछ हो जाता, तुम आखिर गए कहाँ थे? साहिल ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप से स्नेहा के टेंट में चला गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। और फिर प्रोफेसर ने कहा, बड़ा ही जिद्दी और घमंडी है, चलो स्टूडेंट्स सो जाओ, सुबह सुबह हमें निकलना भी है, खामखा हमारी नींद खराब कर दी, इसके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। वापस से सारे स्टूडेंट्स अपने अपने टेंट में चले गए। आशीष और विवेक भी अपने अपने टेंट में आ गए। लेकिन इतना सब होने के बाद उनकी जो नींद थी वो उड़ चुकी थी, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने अपने फ़ोन चला रहे थे और एक दूसरे से मैसेज पे बात कर रहे थे। तभी स्नेहा के चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर से सब के सब बाहर निकले। सब ने देखा कि स्नेहा के गर्दन पर किसी के काटने का निशान था और उसे निशान से खून बह रहा था। उसने रोते हुए कहा, साहिल को कुछ हो गया है। और फिर जब सबने ये बात सुनी तब वो सब टेंट की तरफ गए। तभी उस टेंट में से साहिल निकला जिसके मुंह में खून लगा हुआ था और उसने सबको घूरना शुरू कर दिया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर साहिल ये क्या कर रहा है, अजीब अजीब हरकतें वो आखिर कर क्यों रहा है। तभी साहिल ने
एक स्टूडेंट पर हमला कर दिया और उसे मारने लगा। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात तो ये थी कि वो स्टूडेंट को मारकर खा रहा था। जितने भी स्टूडेंट्स थे सब साहिल को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके मुंह में खून लगा हुआ था और वो खून धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सब काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे साहिल से। वो जो रिटायर्ड ऑफिसर था उसने भी साहिल को रोकने की कोशिश करी, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने कुछ सोचा तक नहीं था। वो जो साहिल था वो धीरे धीरे पागलों की तरह चिल्लाने लगा और उसका चिल्लाना इतना ज़्यादा भयानक था। उसके चिल्लाने से सबके कान दर्द होने लगे और फिर सबने अपने अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया। और उसके बाद शुरू हुआ कोहराम। साहिल ने कई सारे स्टूडेंट्स को जख्मी कर दिया और एक स्टूडेंट को पकड़कर उसने बीच में से चीर कर अलग कर दिया और उसका मांस खाने लगा। जितने भी स्टूडेंट्स थे सब इधर से उधर भागने लगे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक एडवेंचर ट्रिप अब मौत का खेल बन गई थी। साहिल पागलों की तरह स्टूडेंट्स पर हमला कर रहा था। उसके हाथ में जो आ रहा था उसी को मार रहा था और उसका मांस खा रहा था। उसने देखते ही देखते 5 से 10 स्टूडेंट्स को मौत के घाट उतार दिया और बाकी के जो स्टूडेंट्स थे वो उल्टे पांव वहाँ से भागने लगे। वहीं दूसरी तरफ आशीष और विवेक भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए और हैरान थे कि आखिर साहिल को हो क्या गया है। और फिर विवेक को याद आया ऑफिसर के बारे में। ऑफिसर ने जो घटना बताई थी अपनी और अपने साथी की, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। साहिल भी बिल्कुल वैसी ही हरकतें कर रहा था। इसका मतलब साहिल भी एक आदमखोर वेंडिगो बन चुका था। सारे स्टूडेंट्स भागते हुए जंगल से बाहर निकल गए और सारे स्टूडेंट्स बचे हुए बस के अंदर बैठ गए। बस ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया और वो बस को वहाँ से लेकर जा ही रहा था, तभी पता चला कि कई सारे स्टूडेंट्स मिसिंग थे और वो स्टूडेंट्स मारे गए थे। लेकिन एक स्टूडेंट और थी, वो थी स्नेहा। उसके बारे में किसी को पता नहीं था। बस वाला वहाँ से जा ही रहा था, तभी आशीष ने कहा हमें कम से कम उन स्टूडेंट्स को बचाना चाहिए जिनकी जान बची हुई है, और जितने भी आपने नाम लिए हैं वो सब मारे गए हैं। तो आखिर स्नेहा बची हुई होगी, हमें उसे बचाना चाहिए। कोई भी उस जंगल में वापस जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए आशीष अकेला ही उस जंगल में वापस चला गया। विवेक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो भी आशीष के पीछे पीछे भागने लगा। लेकिन आशीष ने विवेक को कहा भाई मेरी बात सुन, तुम बस में ही रह, मैं देखता हूँ, मुझे मिल जाएगी तो मैं लेकर आ जाऊँगा। और फिर विवेक ने कहा अरे मैं कैसे बस में बैठा रहा हूँ, तू अंदर, तेरी जान को खतरा हो सकता है, मैं भी चलता हूँ साथ में। और फिर आशीष ने कहा भाई तुझे दोस्ती की कसम है, तू मेरे पीछे नहीं आएगा। विवेक आशीष के साथ जाना तो चाहता था, लेकिन कसम ने उसे बांध दिया था और वो आशीष के साथ नहीं जा पाया। आशीष इधर से उधर भाग रहा था और स्नेहा का नाम पुकार रहा था, लेकिन बदले में उसे कोई जवाब नहीं आ रहा था। तभी भागते भागते वो एक अंधेरी जगह पर आ गया जहां स्नेहा घायल हालत में पड़ी हुई थी और साहिल उसके सामने खड़ा था। स्नेहा साहिल से अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन साहिल सिर्फ एक ही बात कह रहा था, खाना 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 खाना। वो साहिल जो कि आदमखोर वेंडिगो बन चुका था, वो स्नेहा को मारने ही जा रहा था। तभी वहां पर आशीष आ गया और आशीष ने साहिल को रोकने की कोशिश करी, लेकिन साहिल पूरी तरह से वेंडिगो बन चुका था और वेंडिगो की ताकत इंसान से कई ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उस आदमखोर वेंडिगो ने आसानी से आशीष को काफ़ी दूर फेंक दिया और आशीष को काफ़ी चोट लगी। स्नेहा ने कहा तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी जान भी चली जाएगी, लेकिन आशीष वहाँ से भागने वाला नहीं था।
आशीष ने वेंडिगो के बारे में थोड़ा बहुत पता किया था। उसने वेंडिगो की कहानियां भी सुन रखी थी और उसे वेंडिगो की कमज़ोरी के बारे में पता था कि उसके दिल पर किसी लकड़ी की चीज से वार करना होता है तभी वो मर पाता है, या फिर वेंडिगो को जला दिया जाए। आशीष ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उसके पास आग का कोई भी इंतजाम नहीं था। लेकिन वो जंगल था, वहां पर लकड़ियां कई सारी थी। उसने सबसे पहले एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर उस वेंडिगो पर फेंका, लेकिन उस बड़े से पत्थर का वेंडिगो पर कोई असर नहीं हुआ। स्नेहा बार बार कह रही थी कि तुम यहां से चले जाओ वरना तुम्हारी जान भी चली जाएगी। लेकिन तभी आशीष के हाथ में एक लकड़ी का एक नोकीला टुकड़ा आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा नोकीला था। आशीष उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर उस वेंडिगो की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन उस वेंडिगो के एक वार से आशीष फिर से ज़मीन पर गिर गया। वेंडिगो के वार से आशीष को काफ़ी चोट आई थी और उस वेंडिगो ने आशीष को खाना शुरू कर दिया। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर उस आशीष ने उस वेंडिगो के सीने में वो जो नोकीला लकड़ी का टुकड़ा था वो पूरा घुसा दिया। और उसके लकड़ी घुसाने के साथ ही वो वेंडिगो पागलों की तरह चिल्लाने लगा और उसके चिल्लाने से पूरा जो जंगल था वो हिल गया और चिल्लाते चिल्लाते वो साहिल में बदल गया। और जब उन दोनों ने साहिल को देखा तब उन्होंने देखा कि साहिल के सीने में भी लकड़ी घुसी हुई थी और साहिल की भी मौत हो गई। आशीष काफ़ी ज़्यादा घायल था और स्नेहा को भी चोट लगी थी। स्नेहा और आशीष जैसे तैसे बस के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बस वहां से जा चुकी थी। जब स्नेहा ने देखा कि बस जा चुकी है तब वो रोने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेंगे। स्नेहा चलने की भी हालत में नहीं थी क्योंकि उसे चोट लगी थी और वो चल नहीं पा रही थी ठीक से। आशीष भी काफ़ी ज़्यादा घायल था, लेकिन उसने स्नेहा को अपनी पीठ पर बैठा लिया और सीधे सीधे चलने लगा। उसे पता था बस ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। स्नेहा को रोना आ रहा था। जिस लड़के को उसने इतना भला बुरा कहा आखिर में वही उसके काम आया। स्नेहा बार बार रोते हुए आशीष से माफ़ी मांग रही थी, लेकिन आशीष स्नेहा की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। स्नेहा बार बार आशीष से बात करने के लिए कह रही थी, लेकिन आशीष चुपचाप सिर्फ चला जा रहा था। स्नेहा ने कहा कि तुम तो मुझसे प्यार करते थे, लेकिन अब ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे इतना बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम तो मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहे। आखिर क्यों कर रहे हो ऐसा? आशीष ने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद आशीष की जो हालत थी वो खराब हो रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे स्नेहा को ढोता हुआ रास्ते पे आगे बढ़ रहा था। अपने लिए इतनी केयर देखकर स्नेहा को समझ आ गया कि एक आशीष ही है जो उससे सच्चा प्यार करता है। साहिल तो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। और फिर स्नेहा ने सोचा अगर वो आशीष को आई लव यू बोल देगी तब शायद आशीष के दिल में जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा और आशीष उसे अपना लेगा। इसलिए स्नेहा ने आशीष को आई लव यू भी कहा, लेकिन फिर आशीष ने अपनी चुप्पी तोड़ी और आशीष ने कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या बोले जा रही हो, अपनी ताकत को बर्बाद मत करो, चुपचाप अपना मुंह बंद कर लो। स्नेहा के होश उड़ गए कि आखिर आशीष को हो क्या गया है। 6 किलोमीटर तक आशीष स्नेहा को अपनी पीठ पर ढो ढो कर चलता रहा और फिर आखिर में उसे बस मिल ही गई। सारे स्टूडेंट्स आशीष और स्नेहा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। स्नेहा बार बार आशीष को आई लव यू बोल रही थी, लेकिन आशीष किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो चुपचाप आया और विवेक के बगल में बैठ गया और आशीष ने कहा, अरे भाई, इस महीने के पैसों से अपन
फरारी खरीदेंगे। क्या मतलब, इतनी कमाई नहीं हुई है बिजनेस से? कोई बात नहीं, अगले साल खरीद लेंगे। विवेक और सारे स्टूडेंट्स हैरान थे कि आखिर इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद आशीष ऐसे नॉर्मल कैसे पेश आ रहा था, और स्नेहा भी हैरान थी। लेकिन विवेक और आशीष को इस बात का अच्छी तरह से पता था, दुनिया से ज़्यादा अपने काम से मतलब रखना चाहिए और स्नेहा जैसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। आशीष को पता था कि अगर वो स्नेहा के प्यार में फिर से पड़ जाएगा तब वो पहले जैसे एक कमज़ोर इंसान बन जाएगा जो कि बात बात पर रोने लगता है, और आशीष ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए उसने स्नेहा को अपने दिल और दिमाग दोनों से निकाल दिया, क्योंकि एक स्नेहा ही उसकी एक कमज़ोरी थी। आशीष ने अपने बिजनेस पर ध्यान दिया और उसे और आगे बढ़ाया, और जब वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गया तब उसने एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी से शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा अपने कर्मों को कोसने लगी और एक छोटी सी नौकरी कर कर अपनी ज़िंदगी बिताने लगी। हाँ, तो कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 10,000 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है उसे पूरा करना है, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।